अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो अपोस्टाइल्ड और कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली क्या है और इन दोनों के दरमियान डिफ़रेंस क्या है। क्योंकि बहुत सी जगह पर जब स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो या तो उन्हें अपोस्टाइल्ड कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स को भेजना होता है या कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स को उन्हें सबमिट करवाना होता है, ताकि वो अपने आप को स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा है, तो वो या तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करता है, और अगर वो ओरिजिनल सेंड नहीं कर सकता, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को सबमिट करवाता है। तो इन केस अगर स्टूडेंट अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को सबमिट करवा रहा है स्कॉलरशिप के लिए, तो उन फ़ोटोकॉपीज़ का कोई ना कोई तो प्रूफ़ होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। मीन्स कि उन फ़ोटोकॉपीज़ की अटेस्टेशन होनी चाहिए, जो इस बात का सबूत हो कि जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा है वो ओरिजिनल है और वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली उस स्टूडेंट से ही बिलॉन्ग करते हैं, यानी किसी किस्म के फेक डॉक्यूमेंट स्टूडेंट सबमिट नहीं करवा रहा। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट अपोस्टाइल जो एजेंसीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। उन एजेंसी का काम क्या होता है कि स्टूडेंट के जो ओरिजिनल या जो फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक स्टैम्प वो लगा देते हैं। वो स्टैम्प इस बात का प्रूफ होते हैं कि जो स्टूडेंट या तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या जो फ़ोटोकॉपी जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हैं, वो जो सबमिट करवाने जा रहा है, वो फ़ेक नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल है और वाक़ई ही उसी स्टूडेंट से बिलॉन्ग करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट ना करें, यानी उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को सबमिट करें, तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। मीन्स कि अपोस्टाइल एजेंसी से एक स्टैम्प लगवानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो इस बात का प्रूफ होते हैं, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात की जाए कि जो कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो क्या होते हैं? तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो अपोस्टाइल सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। मीन्स कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो अपने ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल नहीं करवा सकते। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कन्फर्म करवाना पड़ता है। तो कंसोलर कन्फर्म करवाने के लिए एक जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू अपोस्टाइल एजेंसी। क्योंकि जो अपोस्टाइल एजेंसीज़ होती हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को विदिन 1 ऑवर और विदिन 2 ऑवर और विदिन 1 और 2 डेज़ आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देती हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, ये थोड़ा लेंथी होता है। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरह से जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं अगर आप अपोस्टाइल जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट में नहीं आते। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हैं, मीन्स कि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और वो स्कॉलरशिप आपको मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है या पीएचडी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो बैचलर की डिग्री है और जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, उसको आपको कंसोलर कन्फर्म करवाना पड़ेगा ताकि आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो उस डॉक्यूमेंट को आप कंसोलर कन्फर्म किस तरह से करवाएँगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अपनी जो बैचलर की डिग्री है और जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, उसको आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई करवाना है। मीन्स कि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी जो डिग्री है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी बैक साइड पर एक स्टैम्प लगा देगी, जो इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी जो डिग्री है वो ओरिजिनल है, वो डिग्री फेक नहीं है। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करवा लें, तो फिर आपने उस बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अपनी जो यूनिवर्सिटी है, उसकी जो हायर अथॉरिटी होती है, उससे वेरीफाई करवाना है। हर कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई एक कॉमन अथॉरिटी हैंडल कर रही होती है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो एक अथॉरिटी हैंडल करती है, उनको जो मॉनिटर करती है, वो एक्चुअली एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो स्टूडेंट की जो डिग्री है या जो ट्रांसक्रिप्ट है, उनको वेरीफ़ाई करना और इस बात का प्रूफ़ प्रोवाइड करना कि वो जो डिग्री है उन स्टूडेंट की, वो फ़ेक नहीं है, बल्कि वो डिग्री ओरिजिनल है और वाक़ई ही स्टूडेंट उन डिग्री को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई करवाना है। फिर उस बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो हायर अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी आपकी कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी से डील करती है, उससे वेरीफ़ाई करवाना है। पाकिस्तान में क्या होगा कि आपने उसको एचईसी से वेरीफ़ाई करवाना है। तो जब आप अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को एचईसी से वेरीफ़ाई करवा लेते हैं, उस
अटेस्टेड और वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को आपने क्या करना है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाने के बाद उन्हीं अटेस्टेड जो वेरीफाइड जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, उसको आपने फिर फर्दर वेरीफाई करवाना है जिस कंट्री के अंदर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको फिर उस अटेस्टेड जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको कोरिया की एम्बेसी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, किस कंट्री के अंदर आप स्कॉलरशिप को अवेल करने जा रहे हैं। तो जिस कंट्री के अंदर आप स्टडी करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप को अवेल करने जा रहे हैं, उस कंट्री की जो एम्बेसी है, आपको उससे अपनी डिग्री को या ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो जब आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को कोरियन एम्बेसी से भी वेरीफाई करवा लेंगे, तो इट्स मीन कि आपके डॉक्यूमेंट अब एलिजिबल हैं, आपके डॉक्यूमेंट अब वेरीफाइड हैं। आप उन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी कंट्री की जो स्कॉलरशिप है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस स्कॉलरशिप के लिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा वो ये कि क्या मैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जा रहा हूँ, कंसोलर कन्फर्म करवाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या मैं फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही यूज़ करना है? तो याद रखिएगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कन्फर्म करवाने जा रहे हैं, तो इस केस में आपको अगर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इट्स ओके, आप उसको एक सिंपल वे में वेरीफाई करवा सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफ़ाई करवाएँ, तो आपको अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी रखना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिखाएँगे, तो वो उसके बगैर आपकी फ़ोटोकॉपीड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरीफ़ाई नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से या तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइड करवा सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं। तो अगर आप अपोस्टाइड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अपोस्टाइड कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं आते तो फिर आपको कंसोलर कन्फर्म अपने डॉक्यूमेंट्स को करवाना पड़ेगा। क्योंकि जो अपोस्टाइलेशन का प्रोसेस होता है वो यूजुअली विदिन 1 वीक हो जाता है, ईज़िली हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम टाइम भी अगर उस पे लगे तो वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। मेबी 2 और 3 वीक्स जो है वो लग सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स को करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उन डॉक्यूमेंट्स को मीन्स के डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है बैक साइड पर उस डॉक्यूमेंट या ट्रांसक्रिप्ट की। फिर उस वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स को आपने अपनी यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटी से वेरीफाई करवाना है, जो भी अथॉरिटी आपकी कंट्री में डील करती है यूनिवर्सिटी से। फिर उस वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स को फर्दर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करवाना है और लास्ट पर आपको जिस कंट्री में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी एम्बेसी से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। तो ये एक प्रोसेस था कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है वो उन लोगों के लिए है कि जो बैचलर कर चुके हैं और मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मीन्स कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास तो ना तो अभी बैचलर की कोई डिग्री होगी, ना ही ट्रांसक्रिप्ट होगी। तो इस केस में वो क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने अपनी जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट है और जो आपका इंटर का सर्टिफ़िकेट है, इन दोनों सर्टिफ़िकेट्स को आपने आईबीसीसी के बोर्ड से वेरीफ़ाई करवाना है। ये वो बोर्ड होता है कि जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के सर्टिफ़िकेट की वेरिफ़िकेशन से डील करता है इन पाकिस्तान। अगर आप डिफरेंट किसी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपको ये बेहतर पता होगा कि कौन से कंट्री के अंदर कौन-सा बोर्ड मैट्रिकुलेशन और इंटर के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई करवाता है। तो जब आप अपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाइड करवा लेंगे, तो फिर उन सर्टिफिकेट को आपने किससे वेरीफाई करवाना है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आप वेरीफाई करवा लेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपने फिर वेरीफाई करवाना है उस कंट्री की एम्बेसी में जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए या स्टडी करने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या तो अपोस्टाइल करवा सकते हैं या उनको कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं। अगर बात की जाए कि कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है, अगर हम अपोस्टाइलेशन की तरफ जाएँ या अगर हम कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स करवाएँ, तो जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो
लेस टाइम के अंदर वेरिफाइड हो जाते हैं। लेकिन उनका डिसएडवांटेज ये है कि वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर बात की जाए कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स की, तो उनका बेनिफिट ये है कि वो उनका जो रेट होता है वो यूजुअली चीप होता है, यानी वो कम रेट में वेरिफाइड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपोस्टाइलेशन। लेकिन उनका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि वहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं, या मेबी 1 मंथ रिक्वायर्ड होता है आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा-सा ट्रबलसम भी है। लेकिन अगर आप अपोस्टाइलेशन कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं तो वो प्रोसीजर ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू द कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अपोस्टाइलेशन जो होती है वो किस तरह से होती है डॉक्यूमेंट्स की, और अगर आप अपोस्टाइलेशन नहीं करवा सकते, आप कंसोलर कन्फर्म करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होती है। स्टिल अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई फर्दर क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन।